तो लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ रहे थे फिजिक्स में? रेडियस ऑफ गायरेशन वगैरह पढ़े थे ना, रेडियस ऑफ गायरेशन, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, है ना। आज हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ज्योमेट्रिकल शेप्स। ज्योमेट्रिकल शेप्स मतलब क्या हो गया कि अगर आपको मान लो एक रिंग मिल जाए, या फिर मान लो आपको डिस्क मिल जाए, सिलेंडर मिल जाए, रॉड मिल जाए, उसके हर पोजीशन में या अलग अलग पोजीशन में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कितना होगा, और उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, देखो पहला चीज जो आएगा वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग। ऑफ ए रिंग। अब रिंग क्या होता है? चूड़ी वगैरह पहनते हो, एक चूड़ी मान लो, चूड़ी जो है वो आपका एक रिंग है। हाँ, वो नहीं, हाँ उसको भी रिंग मान सकते हो, हाथ में जो पहन रहे हो, लेकिन जो बेस्ट एग्जांपल होगा वो कड़ा का होगा या फिर चूड़ी का होगा। ठीक है, मान लो आपके पास एक बहुत पतला रिंग है, कुछ ऐसा, ठीक है, इसका सेंटर मान लो ये है और ये हो गया उसका मान लो रेडियस ओ। ठीक है, पहला चीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पहले कहां पे निकालेंगे? पहले एट द सेंटर। ठीक है, अगर इसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग कितना होगा? लेट मैं मान लेता हूं इसका जो मास है, ठीक है, इसका जो मास है, रिंग का जो मास है वो मैं मान लेता हूं कैपिटल एम। ठीक है, या फिर पहला इसका जो हेडिंग होगा या बोल सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मतलब क्या हो गया कि रिंग आपका कैसा है, कैसे बोलो, इसको मान के चल सकते हो, हाँ इसको मान के चल सकते हो, ये आपका रिंग है। ठीक है, और यहां पे आपका एक्सिस है, इसका एक्सिस के अराउंड, अब ये जो एक्सिस है ये उसके सेंटर में भी है, मान लो ये उसका सेंटर है, उसके सेंटर में भी है, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। प्लेन मतलब कौन सा? ये वाला प्लेन हो गया जिसके ऊपर ये रखा गया है, तो परपेंडिकुलर है ये वाला एक्सिस, तो अबाउट द सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, तो इसके अक्रॉस हम निकालेंगे क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग। तो मान लो इसका जो इसका सर्कमफरेंस कितना होगा, हम इसका जो विड्थ है उसको नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। ठीक है, तो सर्कमफरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई आर होगा या नहीं होगा? सर्कमफरेंस इसका कितना होगा? 2 पाई आर। और मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा? मास पर यूनिट लेंथ, मैंने क्या बोला था, मान लो इस जो रिंग का मास हमारा कितना है? कैपिटल एम, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? कैपिटल एम अपॉन 2 पाई आर होगा या नहीं होगा? पर यूनिट लेंथ मतलब 1 सेंटीमीटर मान लो, 1 मिलीमीटर मान लो, जो आपका मन है, यूनिट लेंथ 1 यूनिट के लिए इतना मास होगा। अब मैं मानता हूं यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट जो कि है dx, क्या मानता हूं? एक छोटा सा एलिमेंट जो कि है dx, तो मास ऑफ dx कितना हो जाएगा? m अपॉन 2 पाई r इंटू dx। ये होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? तो अगर छोटे पार्ट के लिए मास इतना हुआ, तो di या छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा कितना हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? m इंटू आर स्क्वायर, सॉरी हाँ m इंटू आर स्क्वायर, मतलब मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? r, तो मास इतना है, मतलब m अपॉन 2 पाई r dx इंटू आर स्क्वायर, ये होगा। तो r एंड r गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना? mr बाय 2 पाई dx, ये बचा या नहीं बचा? तो अगर छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इतना है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I विल बी इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अगर छोटे पार्ट के लिए इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो टोटल के लिए कितना होगा? इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कहां से कहां, लिमिट कहां से कहां होगा? 0 से लेके 2 पाई आर, पूरा सर्कल, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 2 पाई आर, और कहां से कहां तक? mr अपॉन 2 पाई इंटू dx, ये होगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो mr बाय 2 पाई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो mr अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? x, और लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेके 2 पाई r। तो क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो दैट विल बी इक्वल टू mr बाय 2 पाई इंटू 2 पाई r माइनस 0, ये होगा। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना? अब ये लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 पाई गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना? mr स्क्वायर। बचा या नहीं बचा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग एट इट्स एक्सिस ऑन द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कितना हो गया? mr स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? होगा, लिख लो। मेरे बोलते मतलब मेरे लिखते लिखते हाथ चलाओ, बहुत ज्यादा है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बिट बी में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर
डायमीटर। अबाउट एनी डायमीटर का मतलब क्या है पहले ये समझ लो। मान लो ये आपका रिंग है, ठीक है, इसका डायमीटर कैसा होगा, ऐसा होगा। अब मतलब अगर मैं इसके डायमीटर के हिसाब से इसको घुमाऊं, मतलब ये कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। अगर मैं इसके अक्रॉस घुमा रहा था तो वो ये ऐसे घूम रहा था। अब अगर मैं इसको अलोंग द डायमीटर घुमाऊं तो वो कुछ ऐसे घूमेगा या नहीं, चाहे आप कोई भी डायमीटर ले लो ये ऐसे ही घूमेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर हमें निकालना है। मतलब अगर मैं यहां पे डायमीटर बनाऊं तो कुछ ऐसा होगा, ये एक डायमीटर बन गया और एक ये डायमीटर बन गया, बनेगा या नहीं बनेगा। और मुझे इसके अलोंग निकालना है, मतलब अभी इसके तरफ थ्रू घूम नहीं रहा होगा, अब इसके अलोंग ऐसे घूम रहा होगा, घूम रहा होगा या नहीं घूम रहा। चाहे आप कोई भी डायमीटर ले लो, चाहे आप ये वाला ले लो तो ऐसे घूमेगा, और अगर ये वाला ले रहे हो तो ऐसे घूमेगा या नहीं घूमेगा, घूमेगा। अब हमने लास्ट क्लास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के हिसाब से क्या बोलता है, अगर कोई क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट दिस, मतलब उसके परपेंडिकुलर अगर है, मतलब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई भी ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर है, दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ को परपेंडिकुलर्स, होगा ना, ये पढ़े थे हम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के हिसाब से क्या होना चाहिए, इसको अगर मैं नामकरण कर दूं, ये मान लो वाई वाई डैश, इसको मैं मान लो दे देता हूं सी डी, और इसको मैं नाम दे देता हूं ई एफ, और ये उसके बीच में कितना डिग्री बनाना है, 90 डिग्री मान लो बना रहा है, ठीक है। लिखते जाओ मेरे साथ साथ। अगर 90 डिग्री बना रहा है तो क्या हो जाएगा, आई ए बी, हाँ आई ए बी प्लस आई सी डी विल बी इक्वल टू आई वाई वाई, ये होना चाहिए, या वाई वाई डैश बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और आई सी डी ले लो या आई ई एफ ले लो, अच्छा मैं ए बी क्यों लिखा हूं, ई एफ, आई ई एफ ले लो, दोनों क्या है, डायमीटर्स है ना। तो आई डी, इसके जगह पे आई डी लिख दो, इसके जगह पे भी आई डी लिख दो, विल बी इक्वल टू आई वाई वाई डैश, ये होगा, मतलब 2 वाई डी विल बी इक्वल टू कितना, आई वाई वाई डैश। अब आई वाई वाई डैश कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस कितना निकाले हैं हम, एम आर स्क्वायर निकाले हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 आई डी विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर होगा। तो आई डी विल बी इक्वल टू कितना, एम आर स्क्वायर बाय 2, ये होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट एनी डायमीटर का फॉर्मूला कितना आ गया, एम आर स्क्वायर अपॉन 2, आया या नहीं आया। अब देखो इसमें हम और एक चीज भी लास्ट क्लास पढ़े थे, रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़े थे या नहीं पढ़े थे। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या होता था, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर होता था ना। रेडियस ऑफ गायरेशन में आई इक्वल टू क्या होता था, एम के स्क्वायर, मतलब इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, एम के स्क्वायर के बराबर लिख सकता हूं। तो के विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम आर बाय रूट 2, आर बाय रूट 2, ये आपका रेडियस ऑफ गायरेशन आ गया, निकल गया, जब डायमीटर में क्या अलोंग हो, ठीक है। अब अगर मान लो रिंग ऐसा है, ठीक है, अब मैं इसका जो एक्सिस है या रोटेशन मान लो वो इधर से कर रहा है, ये यहां से, ये क्या हो गया, ये एक टेंजेंट बन गया ऑफ दिस रिंग। मतलब कैसा होगा, ये अगर रिंग है तो यहां पे है, तो ये ऐसे भी तो घूम सकता है, इसके अलावा ऐसे भी तो घूम सकता है ना। तो अलोंग द टेंजेंट कितना हो जाएगा, बिट्स ये वाला लिख चुके हो ना, बिट्सी में अबाउट द टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा एम आर स्क्वायर 2 एम आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2 एम आर स्क्वायर। अब देखो ये जो डेरिवेशन मैंने निकाला वो उतना जरूरी नहीं है, ठीक है, डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है, जो मैं फॉर्मूले निकाल रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये बहुत मदद करेगा, ठीक है। ये फॉर्मूले याद रखना। अभी मैं जो आपको बताया कि ऐसे निकाला जाता है, मैं इसलिए बताया ताकि आपको पता हो कि कैसे हम निकाल सकते हैं। इसके बाद से हम जो भी फिगर का एमआई निकालेंगे उसका मैं बस डायरेक्ट फॉर्मूला ही बताऊंगा, कैसे निकालना है उसका मुंह जबानी बता दूंगा, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, हमें फॉर्मूला जरूरत है और फॉर्मूले से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। चलो अब अगर बिट डी, और एक केस भी आ सकता है। अब अगर आपका रिंग मान लो ऐसा है, और पहले क्या होता था, ये आपका रिंग था, इसके अलोंग ऐसे घुमा रहे थे। अब अगर रिंग मान लो ऐसा हो गया और ये ऐसा है एक्सिस, तो ये भी घूम सकता है, कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, इसके अलोंग घूमेगा ना। तब हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये क्या होगा, अबाउट द टेंजेंट टू द प्लेन, प्लेन से अगर टेंजेंट बना ले, मतलब अगर ये ऐसा है और ये ऐसा है, ये प्लेन से टेंजेंट बना, ये अगर प्लेन है, प्लेन को टच करके जो लाइन जा रहा होगा उसको टेंजेंट बोलते हैं। तो अगर ये आपका प्लेन बना और ये ऐसे टच करके जा रहा होगा तो ये कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, इसके चारों ओर, प्लेन के चारों ओर। तो तब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3/2 mr स्क्वायर,
3/2 mr²। ठीक है, लिख ले। ये था आपका रिंग के रिगार्डिंग केसेस। तो अगर हम एक टेबल बनाएं तो रिंग में हमें कितना केसेस मिल सकता है या कहां पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, 4 जगह पे बेसिकली निकाल सकते हैं। उसके अलावा और कोई जगह नहीं होगा जहां से हम निकाल पाए। तो 4 जगह हो सकता है। पहला तो अगर वो परपेंडिकुलर हो, तो अगर परपेंडिकुलर होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr²। और अगर उसके डायमीटर के अलोंग हो तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, कहां गया, सिर्फ mr²/2। ठीक है, अगर डायमीटर के अलोंग होगा। और अगर टेंजेंट होगा और परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा तो कितना होगा, 2mr²। और अगर टेंजेंट होगा लेकिन पैरेलल टू द प्लेन होगा तो दैट विल बी इक्वल टू 3/2 mr²। कैसे निकाला जाता है समझ में आया, पक्का। चलो, ये तो हो गया हमारा रिंग की रिगार्डिंग बातें। अब आते हैं डिस्क पे। अब आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क। अब ये डिस्क कैसा होता है, ये रिंग का बड़ा भाई है। रिंग का क्या है, बड़ा भाई। रिंग में हम क्या करते थे, उसका जो थिकनेस है रिंग का उसको हम इग्नोर करते थे, लेकिन यहां पे हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्क। या अगर आपका सेंटर हो गया मान लो, तो यहां से जो इनर रेडियस है वो हो गया x और जो आउटर रेडियस है मान लो वो हो गया कैपिटल R। ठीक है, अब यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं परपेंडिकुलर टू द या थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बिटे में थ्रू द सेंटर, जैसे रिंग में किए थे, थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी हाफ, आई विल बी इक्वल टू हाफ mr²। कितना होगा, हाफ mr²। ठीक है, अब देखो यहां पे ये जो मैंने डिस्क लिया, यहां पे बीच में होल रखा हुआ है। सीडी प्लेयर देखो, सीडी प्लेयर नहीं, सीडी पहले के जमाने में होता था, उसको भी आप डिस्क बोल सकते हो, या फिर ऐसा भी आप ले सकते हो इधर बीच में कोई होल ना हो, सिर्फ प्लेन, मतलब कुछ ऐसा, इसको भी आप डिस्क बोल सकते हो। और ये डिस्क भी होता ही है जो पूरा सर्कुलर हो लेकिन पतला हो। ठीक है, इसको भी आप डिस्क बोल सकते हो। तो उसके लिए कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाफ mr²। अब इसका भी डायमीटर होगा, तो इसके डायमीटर के अलोंग, मतलब अगर ऐसा कुछ हो, ये हो गया आपका केस ए, ये हो जाएगा आपका केस बी। जब अलोंग द डायमीटर हो तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, अलोंग द या अबाउट द डायमीटर, अबाउट द डायमीटर दैट विल बी, आई विल बी इक्वल टू 1/4 mr²। कितना होगा, 1/4 mr²। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है अगर ये डिस्क है, मान लो ये ऐसे डिस्क रखा हुआ है, और एक मैं ऐसे भी रख सकता हूं, इधर एक्सिस ये ऐसे घूम सकता है जैसे रिंग घूम रहा था, मतलब अबाउट द टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो उसके लिए आई विल बी इक्वल टू कितना, दैट विल बी 3/2 mr²। ठीक है, और इसके लिए रेडियस ऑफ गायरेशन k विल बी इक्वल टू √of 3/2 इंटू r। किसके लिए, के सी के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, उसके बाद बिडी क्या होगा, एक तो हमने क्या ले लिया, ऐसा ले लिया, ये अगर रिंग है तो ये हो गया एक्सिस, ये भी एक टेंजेंट है। अब अगर ऐसे अगर रख दे और एक्सिस ऐसे हो तभी तो होगा, टेंजेंट और पैरेलल टू द प्लेन, मतलब ये टेंजेंट और पैरेलल टू द प्लेन। तो बिडी क्या हो जाएगा, अबाउट द टेंजेंट पैरेलल या टेंजेंट टू द प्लेन, तब आपका I विल बी इक्वल टू 5/4 mr²। अब ये सब कैसे निकाला गया है, रिंग में जैसे निकाला गया था इसमें भी वैसे ही निकाला गया बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, और पहला वाला जो इंटीग्रेशन भी करके निकाले थे वैसे ही डिस्क के लिए भी निकाला गया है, लेकिन उसका जो डेरिवेशंस होता है वो उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए बस फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, हम फॉर्मूले दिमाग में रखेंगे और क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले याद रखने के लिए हमें करना क्या होगा, घर जाना है, एक फॉर्मूला कॉपी बनाना है इसके लिए। और मैं ये स्टार्टिंग से हर चैप्टर के लिए बोलता हुआ आ रहा हूं, पता नहीं बनाया हो या नहीं, अभी बनाया नहीं हो तो 12 जब एंट्रेंस दोगे तब बड़ा पछताओगे। एंट्रेंस टाइम पे सारा फॉर्मूला एक जगह पे होगा तो अच्छा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओगे इसके ऊपर, फॉर्मूला यूज करते जाओगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप मतलब फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। ठीक है, तो ये था कहानी हमारा किसके रिगार्डिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क के रिगार्डिंग। उसके बाद आपको मिलेगा एक थिन रॉड, लिख ली, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड। मान लो ये आपका एक रॉड है, ठीक है, जिसका लेंथ कितना है, मान लो आपका L, और इसका मास कितना है, मान लो M। ठीक है, मास कितना है, मान लो M, मास ऑफ द रॉड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको मान
अब देखो इस छड़ी को या फिर इस रॉड को मैं कैसे कैसे घुमा सकता हूं, जरा दिमाग में सोचो कैसे कैसे घूम सकता है। एक तो इधर से घूम सकता है ऐसे, रोटेशनल मोशन ऐसे घूम सकता है, मतलब इसके सेंटर से घूम सकता है। और कैसे घूम सकता है, अगर मैं इसको एक एंड से फिक्स कर दूं ऐसे ऐसे घूम सकता है, घूम सकता है या नहीं घूम सकता। तो जो चीजें हो सकती है रॉड में, अरे मारूंगा नहीं, डर कह रही हो, दो जगह पे हो सकता है। तो पहला जो होगा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द रॉड, मतलब अगर यहां पे इधर से मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं ऐसे, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द रॉड एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द रॉड, सेंटर ऑफ द रॉड, मतलब यहां अगर मान लो सेंटर है ओ, तो उसके अगर आपका एक्सिस पास कर रहा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो आई विल बी इक्वल टू ml² अपॉन 12, कितना होगा ml² अपॉन 12। चलो नेक्स्ट चीज क्या होगा, नेक्स्ट चीज में कहां पे बोला, यहां पे, मतलब अगर यहां पे एक्सिस हो, मतलब ये अगर ऐसे घूम सके, मतलब इसको अगर यहां से फिक्स कर दो और ऐसे घुमाओ तो तब क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द रॉड एंड पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड, तो आई विल बी इक्वल टू कितना, आई विल बी ml² अपॉन 3, ठीक है। अब इसमें अगर इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालो तो इसका जो रेडियस ऑफ गायरेशन होगा k विल बी इक्वल टू l/2√3, ठीक है, और इसका जो रेडियस ऑफ गायरेशन होगा k विल बी इक्वल टू l अपॉन √3, ठीक है। अब चलो ये तो हमने रॉड के लिए बात किया। अब अगर मेरे पास कोई थिन लैमिना आ जाए, थिन लैमिना मतलब कुछ ऐसा पतला सा, अब ये कैसे घूम सकता है, इधर सेंटर से अगर पास करा दो तो ये ऐसे घूम सकता है ना, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, मतलब अगर आपका लैमिना कुछ ऐसा हो और जो रॉड है वो ऐसे पास कर रहा हो इसके अलावा, मान लो इसका जो लेंथ है वो है l और जो ब्रेड्थ है वो है b, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई विल बी इक्वल टू m इंटू l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बाय 12, कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हो गया आपका लैमिना और रॉड के लिए। अब लैमिना में बहुत सारे अलग अलग शेप्स आ सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग शेप्स आ सकते हैं। मान लो जैसे ट्रायंगुलर लैमिना बन गया या फिर रेक्टेंगुलर लैमिना बन गया या फिर कोई दूसरा शेप का लैमिना बन गया, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे तो समझ में आ जाएगा, अप्रोच आ जाएगा कि हमें करना कैसे है, ठीक है। क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास इसी के रिगार्डिंग, शेप्स के रिगार्डिंग, और जो फॉर्मूला अभी बता रहा हूं, ठीक है, पूरा प्रॉपर एक क्लास में 10-12 क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है, ताकि दिमाग में बैठ जाए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। चलो अब जो नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर आता है वो है सिलेंडर, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिलेंडर। अब सिलेंडर भी दो तरीके के होते हैं, क्या क्या, एक तो होता है हॉलो सिलेंडर और एक होता है सॉलिड सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर मतलब जिसके अंदर कुछ माल मसाला नहीं, मतलब खोखला, और सॉलिड मतलब जिसके अंदर पूरा भरपूर माल मसाला है ना। तो पहले मान लो ये आपका सिलेंडर हो गया, ठीक है, ये आपका सिलेंडर हो गया, ये उसका एक्सिस हो गया, यहां से ये रेडियस मान लो r और जो लेंथ है वो मान लो l, ठीक है, रेडियस हो गया r और मान लो लेंथ हो गया l। तो अगर पहला केस ले, मतलब मान लो ये क्या है, हॉलो है, मतलब इसके अंदर कुछ माल मसाला नहीं है, तो उसका एक्सिस क्या होगा, ये वाला ये होगा, तो इसके एक्सिस के अलाउंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। हॉलो सिलेंडर ये किसके लिए, अबाउट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, और ये कौन सा सिलेंडर के बारे में बात कर रहे हैं हम, हॉलो सिलेंडर के लिए। तो आई विल बी इक्वल टू mr² के बराबर, ठीक है। अब अगर वही सेम चीज में करता, फॉर ए कौन सा, सॉलिड सिलेंडर मतलब जिसके अंदर भरपूर माल मसाला भरा हुआ है, तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाता, तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता आई इज इक्वल टू हाफ mr², मतलब अबाउट द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, और ये कौन सा वाला है, सॉलिड सिलेंडर के लिए आई विल बी इक्वल टू हाफ mr², ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब इसी सिलेंडर में अगर मैं इधर से लाइन ड्रॉ करूं, मतलब इसको अगर ऐसे घुमाऊं, मतलब एक तो अगर मैं इसको इस पेन को सिलेंडर मान के चलूं तो एक तो मैं इसको ऐसे घुमा सकता हूं रोटेट, और एक क्या कर सकता हूं, इसको यहां से एक्सिस बना के इसको ऐसे भी घुमा सकता हूं ना। तो तब कैसा होगा, मतलब बिट सी में अबाउट द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर एंड परपेंडिकुलर
axis through its cylinder, through its center, axis through its center and perpendicular to its axis. तो I will be equal to m into r square upon 4 plus l square upon 12, where l is the length of the cylinder. अब देखो, मुझे ये बताना, आपके स्कूल में अगर ये पढ़ाई हो चुका है आपका? नहीं पढ़ाया? अगर पढ़ाई होता है और बोलते हैं कि इनका डेरिवेशन जरूरी है, ठीक है, या फिर एक बार मिस को पूछ लेना कि अगर डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है या आपके एग्जाम में डालेंगे तो बोलना, मैं आपको डेरिवेशंस करवा दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से डेरिवेशंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका जो डेरिवेशन है, बिट सी का सिर्फ जो डेरिवेशन है वो 2 पेज का है, ठीक है। तो डेरिवेशंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस दिमाग में फॉर्मूला रखना है। अगर एक्सिस ऐसे होगा और वो ऐसे घूम रहा होगा तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे बनाना है या कितना होगा, ठीक है। समझे या नहीं समझे? समझे। उसके बाद ये लिखिए पूरा। उसके बाद जो नेक्स्ट फिगर आपका आता है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। एक स्फीयर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? अब स्फीयर को मैं यहां पे बना तो नहीं सकता, लेकिन एक सर्कल तो जरूर बना सकता हूं 2 डायमेंशन में, क्योंकि स्फीयर तो होता है आपका 3 डायमेंशन में होता है ना। लेकिन उसको दिखाने के लिए मैं तो बोर्ड पे सर्कल तो बना ही सकता हूं, बना सकता हूं या नहीं बना सकता? तो अगर कोई एक स्फीयर है, मैं लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे कोई बॉल है, इमेजिन कर लेना, ठीक है। अर्थ का डायग्राम बचपन में देखे होगे। उसका जो एक्सिस होता है कहाँ होता है? उसके सेंटर में, और वो उसका डायमीटर भी होगा ना। तो अगर एक बॉल है और उसके डायमीटर से पास करवाया जा रहा है एक एक्सिस, इसको डॉटेड कर दो, तो उसके अलाउंग ये कैसे घूम रहा होगा? ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा, चक्कर काट रहा होगा, जैसे अर्थ रोटेट करता है, कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा? तो अबाउट इट्स डायमीटर, एक स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बेटे में? अबाउट इट्स डायमीटर। तो I will be equal to 2/5 mr square ये होगा, ठीक है। अब स्फीयर और कैसे घूम सकता है? अगर मैं इसको यहां से एक स्फीयर का एक टेंजेंट बना दूं, स्फीयर से मतलब एक अगर स्फीयर है और उसके साइड से टेंजेंट बना दूं, तो वो कैसे घूम सकता है? ऐसे घूम सकता है, सर्कुलर पाथ में घूम सकता है ना। तो अगर टेंजेंट बना दूं तब इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? अबाउट ए टेंजेंट, बिटवीन में अबाउट ए टेंजेंट। तो I will be equal to 7/5 mr square ये होगा। अब ये हमने किसके लिए बात किया? ये हमने बात किया सॉलिड स्फीयर के लिए। अगर बीच में ये हॉलो होता, फुटबॉल बीच में हवा भरा रहता है ना, अगर वो हॉलो रहता तब हॉलो स्फीयर में अबाउट इट्स डायमीटर कितना हो जाएगा? I will be equal to 2/3 mr square ये होगा, ठीक है। और इसमें भी अगर कोई टेंजेंट हो जाए टेंजेंट से, तो अबाउट ए टेंजेंट कितना हो जाएगा? I will be equal to 5/3 mr square ये बन जाएगा। चलो यहां पे हमने क्या देखा कि कोई बॉडी अगर कोई एक एक्सिस के अलोंग चक्कर काट रहा है या घूम रहा है, तो उनके पर्टिकुलर एमआई या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो तो निकाल लिया। अब अगर एक कोई बॉडी चक्कर काट रहा होगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी तो होगा या नहीं होगा? काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? जब एक बॉडी मूव करता है और जब कोई बॉडी रोटेट करता है तो वहां पे वो एक पार्टिकल मूव भी तो कर रहा है। तो अगर मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो उसको हम बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। और अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, अगर कोई, ये तो हो गया आपका क्या? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो वो हो सकता है उसमें ट्रांसलेशनल मोशन, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, अगर कोई बॉडी रोटेट करता है तो उसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा या नहीं होगा? कौन मुंडा जी सुई ना। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस
ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? हाफ mv स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी। ये हो जाएगा, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इतना मिल जाएगा। समझे या नहीं समझे? हालांकि इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं, बस समझाने लायक ये है, आज की क्लास में ये समझने लायक था कि हम किस एक्सिस पे रोटेट रखेंगे तो एक बॉडी कैसा मूव करेगा, ठीक है, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किया है। तो आज के क्लास में हमने जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं, नेक्स्ट क्लास हम उसी कॉन्सेप्ट को, या जो स्टार्टिंग में मैंने जैसे दिखाया डेरिवेशन करके, तो वैसे अलग अलग फिगर्स के अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स के ऑब्जेक्ट का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे होंगे, उसका रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे होंगे, तो उधर यहाँ पे आज जो क्लास में हमने सारा फॉर्मूला पढ़ा वहां पे काम आएगा, ठीक है। और हमें कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो एंट्रेंस में हो, चाहे आपके स्कूल के एग्जाम में हो, इसके रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे एमसीक्यूज के साथ, ठीक है। मोस्टली एमसीक्यूज ही करवाऊंगा इसमें से, एमसीक्यूज बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं इसमें से, ठीक है। उसके साथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। तो समझ में आया आज का क्लास? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।